हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी थी और इसके लास्ट 1 से 2 वीडियो और आएंगी। इसके अलावा फिर ये फिनिश भी हो जाएगा ये पोर्शन भी, क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के आएंगे। उसमें से राजस्थान के सबसे ज्यादा रहेंगे। राजस्थान के 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमको राजस्थान के सिलेबस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लास्ट टाइम पर मैंने इसलिए कराया है ये सिलेबस, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा क्या पता आपके माइंड में रहे या ना रहे, या आप रिवाइज कितना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो लेटेस्ट चीजों का अगर रिवाइज करोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू छप जाए। इसलिए मैंने ये लास्ट में ये वीडियो लेकर आया। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करें। एक लाइक में कुछ नहीं जाता, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है, इसलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। लास्ट वीडियो भी हमने 1.5 घंटे की डाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ एक तो हमने जलवायु चैप्टर किया था तो एक क्वेश्चन वहां से बनने की संभावना होती है। दूसरा हमने रिवर किया था तो एक क्वेश्चन वहां से, और एक झील वाला। तीन तीन 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि एक क्लाइमेट से और एक रिवर या झील से एक बनेगा, या फिर रिवर लेक्स में से 2 बन जाएंगे। तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है वहां से। ठीक है, अगर आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे हो, साथ में आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हो। देखो मैं बता दूं आपको, आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ ली, थ्योरी कितनी भी पढ़ ली, रिवाइज कितना भी कर लिया, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाइक प्रैक्टिस किससे होगी? आपकी आपकी प्रैक्टिस होगी एमसीक्यू से। अगर आप कहीं से एमसीक्यू कर रहे हो, यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, किसी का देख के या जो भी है, तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा प्रैक्टिस के लिए, तो हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है टेलीग्राम पर। मात्र उसकी प्राइस है कितनी? 200 रुपीज। देखो यहाँ पर ये देख सकते हो, 200 इसकी प्राइस है। और ये सिलेक्शन टेस्ट सीरीज नाम से हमने ये लॉन्च कर रखी है। अंतिम दिनों का यही ऑफर है। 180 मार्क्स को ये टारगेट कर रही है। पार्ट 1 को ये करें मजबूत, और ये टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है, यानी टेलीग्राम पर टेस्ट मिलते हैं। टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है और आंसर की साथ में दे रखी होती है, जिससे आप प्रिंट निकलवा के इनके सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हेलो आई का मैसेज करें। मैसेज के जस्ट बाद हम आपके पास एक क्यूआर सेंड करेंगे। क्यूआर कोड सेंड करने के बाद स्कैनर को आप स्कैन करके 200 रुपये यानी फीस पे करें। उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का लिंक प्रोवाइड कराएंगे। आप उस पर रिक्वेस्ट सेंड करना, हम एक्सेप्ट करेंगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। सिंपल तरीका ज्वाइन होने का। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना पढ़ने वाले हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है, इसलिए ये वीडियो भी जरूर कंप्लीट एंड तक देखें। और एक लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आप सोचते हो कि हम 14-15 दिन में अगर बैच कंप्लीट कर सकते हैं, 60 वीडियो है हमारी, तो बिल्कुल बैच ले सकते हो। मात्र 300 रुपये में ऑफर दे रखा है हमने। 300 रुपये में आप टेस्ट सीरीज और बैच दोनों चीजें ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, हमारे पास टाइम भी इतना ही है कि हम आपको एक लैंग्वेज में करा दें, वही काफी है। ओके, तो राज्य की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं उसको रटना है, बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हो। वीडियो देखने का यही फायदा होता है। तो इसका पीडीएफ हम सिलेक्शन बैच में डाल देंगे, आप सभी टेंशन ना लें। ओके, राज्य की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग का बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से राज्य के अल्प जल संसाधनों उपयोग एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में सिंचाई परियोजना क्यों लाई गई? क्योंकि जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाया गया, इसलिए सिंचाई परियोजना लाई गई थी। ठीक है, विभाग के सतत प्रयासों से बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। 2024-25 में 7 बृहद यानी बड़े नर्मदा नहर परियोजना, परबन, धौलपुर लिफ्ट एवं नवनेरा बांध ईआरसीपी, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पीपल खूट ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं कालीती लिफ्ट 6 मध्यम परियोजना इसमें चलाई थी। कौन सी में? कालीतरी लिफ्ट परियोजना के अंदर 6 मध्यम परियोजना चलाई गई थी। देखो 2024-25 में 7 बड़ी परियोजना चलाई गई हैं। इसमें नर्मदा नहर परियोजना, परबन, धौलपुर लिफ्ट एवं नमनेरा बांध ईआरसीपी के द्वारा, और 6 कालीतरी लिफ्ट 6 मध्यम परियोजना चलाई गई थी। इनका भी नाम याद रख सकते हो। ये काली तीर है, वैसे ये काली तरी कर रखी है ना, काली तीर है। ठीक है, 6 कौन कौन सी है? गरडदा, ताकली, गागरेन, लासी, हथियादे, अंधेरी। और 40 लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है। ठीक है, इस तरीके से इनका नाम याद रख लेना। और अब आपको याद क्या रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जल नीति फरवरी 2014 में घोषित की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक कुछ याद या ना हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि राज्य जल नीति
कब राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जल नीति कब लाई गई थी? तो फरवरी 2010 में लाई गई थी। कब? फरवरी 2010 में लाई गई थी। क्या? राज्य जल नीति। ओके, तो ये याद रखना जरूरी है और बाकी चीजें मैं बताता चलूं, उनको इंपॉर्टेंट समझते हुए चलना है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये एग्जाम हजारों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जामों के अंदर, ठीक है। राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। वर्तमान में से जल संसाधन विभाग WRD कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में इसे जल संसाधन विभाग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जल यानी वाटर संसाधन रिसोर्सेज और विभाग यानी डिपार्टमेंट, WRD कहा जाता है। ये याद करने वाली बात है। 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है यहाँ में। ये फरवरी राज्य जल नीति कब आई थी राजस्थान सरकार द्वारा? फरवरी 2010 में। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। सिंचाई विभाग की राजस्थान सरकार के द्वारा सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी। वर्तमान में से सिंचाई विभाग ना कहकर के जल संसाधन विभाग कहते हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब बहुउद्देशीय परियोजना, यानी इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों को ये कवर करती है, यानी बहुत उद्देश्य एक परियोजना चलाने के, पानी के अलावा भी। भाखड़ा नागल परियोजना, पॉइंट याद रखना क्या? भाखड़ नागल परियोजना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। और इसमें क्या है कि भाखड़ नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है वो देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और वो कौन कौन से राज्य मिलकर कौन कौन से राज्य की ये संयुक्त परियोजना है? तो एक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब क्वेश्चन कैसे आता है पता है? भाखड़ नागल परियोजना से संबंध किन किन राज्यों का है, ऐसा आएगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक ऑप्शन होगा। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात होगा। ऐसे 3-4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको याद रखना है, याद क्या रखना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर क्या याद रखना है कि भाखड़ बांध 1962 में निर्मित, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। इसकी ऊंचाई, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा? वैसे टेहरी है, लेकिन इसको मानते हैं कौन से बांध को? भाखड़ बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो 1962 में निर्मित। और नागल बांध, ये भाखड़ और नागल दोनों बांधों से निर्मित है। ये पंजाब में 1952 में इसका निर्माण किया गया, नागल बांध का। भाखड़ा बांध का 1962 में निर्माण किया गया था, ठीक है। भाखड़ा नहर प्रणाली, 1954 में राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। भाखड़ा नहर प्रणाली द्वारा कब सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल कब उपलब्ध होता है? 1954 में। इस परियोजना से राज्य के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई होती है। पूछ ले कि राजस्थान में भाखड़ नागल परियोजना से किन किन जिलों में सिंचाई होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में होती है। ये सारे के सारे पॉइंट है ना, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन पर जोर दे रहा हूँ। तो आप भी इस चीज को हाईलाइट करके रखें। अगर प्रिंट निकलवाते हैं, आपके पास बुक है या कुछ भी है, तो उसमें इस चीज को हाईलाइट करके जरूर रखें कि मैंने कहाँ हाईलाइट करवाया और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसका? कि बिस्त दुआब नहर, इसको छोड़ सकते हो। राजस्थान को भाखड़ नागल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नागल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा विद्युत व जल दोनों से प्राप्त होता है। यानी कि राजस्थान को भाखड़ नागल जो परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना, उससे जो 1959 में एक समझौता हुआ था पंजाब सरकार राजस्थान सरकार के मध्य, ठीक है, तो उसके तहत कितना? 15.22% विद्युत और जल दोनों प्राप्त हैं राजस्थान को। 15.22 कब हुआ था ये समझौता? 1959 में। भाखड़ा नागल परियोजना से रिलेटेड ये समझौता था। कौन कौन सी गवर्नमेंट के? पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के मध्य हुआ था। इस परियोजना से राजस्थान को विद्युत व 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। देखो, 2 जिले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, इनमें तो सिंचाई बताई थी मैंने, यानी कि पानी जाता है खेती के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन मैंने एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर कि विद्युत कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? चूरू में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जिलों में। इन क्षेत्रों में सिंचाई तो मैंने बता दिया था, ये इन क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त होती है।
ओके, अब पढ़ लेते हैं, हमने भाखड़ा नागल परियोजना पढ़ ली, अब ब्यास परियोजना पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। 1.5 घंटे की क्लास हमने लास्ट कराई थी, ये देखते हैं कितने देर की चलती है, शायद 1 घंटे की तो चलेगी। ब्यास परियोजना ये पंजाब हरियाणा हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। पूछ लेगा कि ब्यास परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से स्टेट हैं। आपको याद रखना है, ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। और पहले वाली जो मैंने कराई थी भाखड़ा नागल परियोजना, वो भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और सिंपल बनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वहां पर। ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पंडो एवं पौंग बांध बनाए गए। राजस्थान को अधिकांश जल एवं जल विद्युत पौंग बांध कांगड़ा से प्राप्त होता है। पौंग बांध से राजस्थान को अधिकांश जल एवं विद्युत प्राप्त होती है। व्यास परियोजना के पौंग बांध से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति होती है। कब होती है? शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को व्यास परियोजना के माध्यम से, ठीक है। व्यास सतलज लिंक परियोजना भाखड़ा व नागल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने एवं व्यास नदी के अतिरिक्त जल को प्रयुक्त करने हेतु पंडो बांध से निकाली गई थी। जो ब्यास सतलज लिंक परियोजना है वो कहाँ से निकाली गई थी? पंडो बांध से निकाली गई थी, ठीक है। रावी ब्यास नदी जल विवाद के हल हेतु राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत 1986 में गठित इराडी कमीशन द्वारा राजस्थान के लिए 86 लाख फीट पानी का अतिरिक्त हिस्सा निर्धारित किया गया था। इसको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, ब्यास परियोजना कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना? एक तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। और यहाँ पर ब्यास नदी में जो 2 बांध बनाए गए हैं, जहाँ से पंडो और पोंग बांध, तो पोंग बांध से राजस्थान को जल एवं उसकी आपूर्ति होती है। किसकी? जल एवं विद्युत की आपूर्ति होती है पोंग बांध से, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है पॉइंट ऊपर, आपने अभी देखा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से जल और विद्युत की प्राप्ति होती है ब्यास परियोजना के तहत, इतना याद रख लेना। अब पढ़ लेते हैं हमारी इंपोर्टेंट चंबल घाटी परियोजना। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की समान भागीदारी यानी 50-50% वाली परियोजना है। तो पूछे चंबल घाटी परियोजना में किन किन 2 राज्यों की हिस्सेदारी है यानी समान है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ये पॉइंट तो याद रखना है। पूछ सकता है कितनी कितनी परसेंट, तो 50-50 रेशियो में 50-50% है। इस परियोजना में, जो चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध बनाए गए थे, ये इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो देखो, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। ये परियोजना के प्रथम चरण यानी पहले चरण में कौन सा? 1959 में बनाया गया। ये परियोजना का सबसे बड़ा, जो चंबल घाटी परियोजना है उसका सबसे बड़ा बांध जो एमपी में बनाया गया था, मंदसौर गांव में, गांधी सागर बांध। और एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध और एक कोटा बेरा जो कोटा में है, ठीक है। ये मंदसौर मध्य प्रदेश में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ये कोटा राजस्थान में, ये भी कोटा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध कोटा में, ठीक है। ये चीजें हम अच्छे से देख लेंगे कि इंपोर्टेंट क्या है इनमें। तो 4 बांध बनाए गए थे चंबल घाटी परियोजना पर। ये 2 राज्यों की 50-50% वाली परियोजना है, राजस्थान में मध्य प्रदेश वाली। एक तो गांधी सागर बनाया गया, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बेरा। चारों के नाम याद रखना पहले तो आपको, फिर देखना कि गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर कहाँ है पूछ लेता, सिंपल क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जिला पूछ लेता है। जवाहर सागर और कोटा बेरा ये कोटा के अंदर ही है दोनों। अब देख लो, यहाँ पर देख लो कि ये प्रथम चरण में 1959 में इसका निर्माण किया गया था। किसका? गांधी सागर का। ये इस जो परियोजना है ना, चंबल घाटी परियोजना, उसका सबसे बड़ा बांध है। और राणा प्रताप चंबल नदी पर राजस्थान में बनाया गया सबसे बड़ा बांध। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। वो क्या है कि एमपी में, इस परियोजना का तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो एमपी में, इसलिए वो राजस्थान का सबसे बड़ा नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो चंबल नदी पर राजस्थान में बनाया गया सबसे बड़ा बांध ये हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। और ये 1972 में जवाहर सागर और कोटा बेरा 1960 में। इतना याद रखना। इस परियोजना के तहत 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। चंबल परियोजना से राजस्थान में सिंचाई कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिलों को? कोटा, बूंदी एवं 12 जिलों में होती है इससे, ठीक है। ये चीजें हो गई। चंबल परियोजना के तहत सिंचाई करने हेतु कोटा बेरा से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई। कोटा बेरा से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई। बाई मुख्य लहर यानी लेफ्ट मेन कैनाल, ठीक है। और दाई मुख्य नहर यानी आरएमसी, राइट मेन कैनाल, ठीक है। इसकी लंबाई लेफ्ट वाले की 259 किलोमीटर है और इसकी राइट वाले की 124 किलोमीटर है, ठीक है। लेफ्ट वाले से किस किस को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, इसको याद रखना। 2
किससे निकाली गई? सबसे पहले तो कोटा बैराज से निकाली गई 2 सिंचाई चंबल परियोजना के तहत। इसकी लंबाई है 259, लेफ्ट वाले की और राइट वाले की कम है। तो लेफ्ट वाले से सिंचाई कौन कौन से जगह को होती है? एक तो लाडपुरा कोटा, याद रखना, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर, बूंदी एवं इंदरगढ़ बूंदी तहसीलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। और राइट वाली से दीगोत, पीपलदा, लाडपुरा, कोटा, अंता, मांगरोल, बारा तहसीलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर से सिंचाई हेतु कुल 8 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई। दाई दाई तरफ की जो मुख्य नहर है ना, इससे 8 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई। तो वो कौन कौन से? कोटा में जालीपुरा, दीगोद तथा बारा में अंता, अंता माइनर, पंचेल, गणेशगंज और सोरखंड एवं कचारी। इनके ऊपर से एक एक बार नाम पढ़ लेना, बाकी आपको रटने नहीं है। रटने वाली चीज ये है कि बाई मुख्य नहर की लंबाई 259 है। ये मेन जगह पे इन जगहों पे सिंचाई करती है, और दाई वाली की 124 है, और ये 2-4 जगह हैं इन पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है इससे। अब बढ़ते हैं आगे, माही बजाज सागर परियोजना। ये सारी परियोजना को एक एक बार नाम याद रखना, प्लस कौन सा राज्य इसमें शामिल है, किसकी संयुक्त परियोजना है, और कौन सा इसमें बांध बनाया गया इंपोर्टेंट, और किस किस एरिया को इसकी सिंचाई सुविधा मिलती है, बस इतना याद रखना है। माही बजाज सागर, माही से क्लियर नाम से पता चल रहा होगा। माही नदी कहाँ पर जाती? गुजरात में जाती है। माही परियोजना के निर्माण हेतु राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के मध्य समझौता 1966 में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि माही परियोजना के निर्माण हेतु किन किन राज्यों के मध्य समझौता हुआ था? तो राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कब हुआ था? 1966 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परियोजना का कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1972 में। यह परियोजना माही नदी पर गुजरात 55% और राजस्थान 45% की भागीदारी बनाई गई, यानी कि जो 55% हिस्सेदारी इस परियोजना की गुजरात की होगी और राजस्थान की 45% हिस्सेदारी होगी। माही परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होती है, यानी दक्षिणी राजस्थान में तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये सिंचाई की सुविधा प्राप्त करती है माही बजाज सागर परियोजना। ये इंपोर्टेंट है सबसे चीज, ठीक है क्या? ये वाली याद तो आपको ये 2-3 पॉइंट ऊपर वाले भी रखने हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और माही बजाज सागर, यहाँ पर ये बांध बनाए गए हैं। तो माही बजाज सागर बांध क्वेश्चन आ सकता है सीधा, तो बोरखेड़ा का बांसवाड़ा में 1983 में बनाया गया था, याद रख लेना, क्लियर क्वेश्चन सीधा ही आता है। कब बनाया गया था माही बजाज सागर बांध? 1983 में। और कहाँ पर है? सबसे बड़ी बात आती है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आता है। तो बोरखेड़ा, गांव का नाम भी पूछ लेता है बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा तो सबके याद रह जाता है, लेकिन जो गांव का नाम याद करके जाएगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर गांव के नाम याद आ गए, डिस्ट्रिक्ट नहीं आए, और डिस्ट्रिक्ट चल लास्ट में बांसवाड़ा बांसवाड़ा दे दिया, जैसे कागदी गांव भी दे दिया बांसवाड़ा, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा, ऐसे ऑप्शन में आ गए, तो माही बजाज सागर का एग्जैक्ट याद रखना बोरखेड़ा, ठीक है। कागदी पिकअप बांध ये है कागदी गांव बांसवाड़ा में, घाटोल एवं गानोड़ा विद्युत गृह यहाँ पर है, ठीक है। ये दो तो राजस्थान में इस माही बजाज सागर परियोजना पर बांध, और तीसरा कड़ाना बांध है, वो पंचमहल गुजरात में है, लेकिन इसी परियोजना पर है। कौन सी पर? माही बजाज सागर में। ओके, ये चीज होंगी। इस परियोजना की समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है, यानी कि इस परियोजना में जो विद्युत बनती है ना, विद्युत ऊर्जा, तो वो सारी की सारी राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना से राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुरा, सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा तहसील व बांसवाड़ा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध होती है। माही परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रीय नेता श्री जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर परियोजना किया गया था। पूछ ले कि माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? तो जमनालाल बजाज, राष्ट्रीय नेता थे जमनालाल बजाज, और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब ठीक है, हमने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई में बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं बृहद सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि की प्यास बुझाने वाली राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान वाले हिस्से में। ये इंदिरा गांधी नहर मरुगंगा के नाम से भी जानी जाती है। इंपोर्टेंट, राजस्थान की जीवन रेखा राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट यानी परियोजना में राजस्थान के अलावा कोई राज्य भागीदार नहीं है, यानी कि अकेले राजस्थान की ये परियोजना है, इसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है। सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की प्रेरणा से बीकानेर राज्य के तत्कालीन मुख्य सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने इस नहर की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कब की थी रूपरेखा?
कमरसेन ने 1948 में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए कमरसेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक पूछ लेता है। इंदिरा गांधी नहर का जनक किसको कहा जाता है? कमरसेन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1948 में महाराजा गंगा सिंह की प्रेरणा से बीकानेर के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर थे कमरसेन, इन्होंने इस रूपरेखा रखी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। 1948 में रूपरेखा रखी थी, इसलिए कमरसेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक माना जाता है। ओके, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ मैं, और वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना है। आपका हर लाइक मेरा मोटिवेशन होता है, अगली वीडियो लाने का मन करता है। इसके बाद एक मैराथन आएगी राजस्थान जीके से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, फैक्ट होंगे, और कम से कम 400 से 500 फैक्ट होंगे उसमें। देख लेना पूरी वीडियो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राजस्थान का। प्रारंभ में इस नहर का नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, अभी इसका प्रेजेंट वन नाम है, लेकिन इससे पहले क्या था? राजस्थान नहर था। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया था। क्या कर दिया था? उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, 3 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत पंजाब राज्य के कहां से आता है पानी? इसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है, ओनली राजस्थान की परियोजना है, लेकिन इसमें पानी तो आता है कहीं से, तो वो पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर एक हरिके बैराज के नाम से एक निकट बनाया गया, वहां से आता है। यहाँ से राजस्थान फीडर द्वारा निकाली गई, ये जो इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर को जलापूर्ति करता है। राजस्थान फीडर द्वारा पानी लाया जाता है हरिके बैराज से, सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीजें। अब पढ़ लेते हैं हम आगे। क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य सिंचाई एवं पेयजल है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई और पानी पीना, यानी खेती बाड़ी और पानी पीना, ये इसका उद्देश्य है। इस नहर से राज्य के कुल 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। इंदिरा गांधी नहर से राज्य के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा दोनों मिलती है। किस किस में? हनुमानगढ़, ये याद रखना है आपको, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, फलौदी एवं जैसलमेर में सिंचाई एवं परियोजना पेयजल सुविधा मिलती है। इनमें सर्वाधिक कमांड क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में सर्वाधिक कमांड क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा एरिया इसमें सिंचाई और पेयजल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर से राज्य के बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को पेयजल की सुविधा मिलती है। इनमें पेयजल मिलता है इतने जिले में, और बाकी जिले में पेयजल और सिंचाई दोनों मिलता है। ठीक है, इनमें तो पेयजल और सिंचाई दोनों, और इन जिलों में ओनली पानी पीने की सुविधा है। पेयजल मतलब पानी पीने की सुविधा, खेती बाड़ी की नहीं है। राजस्थान फीडर के माध्यम से जो आ रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी क्या है? तो यह नहर हरिके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, ये पूछ रहा है हरिके बैराज से कहां तक आ रहा है फीडर के द्वारा, तो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक ही आता है, 204 किलोमीटर लंबा। ये पूछ लेता भाई, जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर को जलापूर्ति करना। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों से गुजरती है। ये फीडर है ना, ये 3 राज्यों से गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एंटर होता है। राजस्थान राज्य में फीडर का प्रवेश हनुमानगढ़ जिले से होता है, हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड। ठीक है, फीडर से सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, फीडर से सिंचाई का उपयोग नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी परियोजना मुख्य नहर ये बनाई गई थी। यह नहर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़, जैसलमेर तक है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो मुख्य नहर है मेन वाली, वो कहां से कहां तक है? तो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़, जैसलमेर तक है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों से गुजरती है। मुख्य नहर से 9 शाखाएं निकाली गई हैं, 1 उपशाखा और 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कितनी शाखाएं निकाली गई हैं मुख्य नहर से। तो 9 शाखाएं, 1 उपशाखा और 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, जो सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाती हैं। ओके, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। इस परियोजना की 9 शाखाएं, इनमें इनके द्वारा सिंचित जिले निम्नानुसार हैं। तो 9 शाखा जो निकाली गई हैं ब्रांचेज, वो कौन कौन सी है? इनके जिले भी पूछ लेता है, कौन सी शाखा कौन से जिले में है। तो पहली रावतसर शाखा कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। सूरत, ये इंपोर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, अब याद तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये पूछा गया है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं क्वेश्चन डालूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, पूगल शाखा बीकानेर में, और दातुर शाखा बीकानेर में, बिरसपुर शाखा बीकानेर में, शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर, सागरमल गोफा जैसलमेर में। ये पूछा जाता है 8वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चारण वाला शाखा बीकानेर, जैसलमेर दोनों जिलों में, ये लास्ट वाली है। ठीक है, ये चीजें हो गई। नहर की कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% भाग शाखाओं से होता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिफ्ट नहरों से कितना परसेंट सिंचाई का भाग है, 30% और 70% शाखाओं से होता है। इंदिरा गांधी नहर, मुख्य नहर का अंतिम छोर कहाँ है? मोहनगढ़ जैसलमेर में, जो बताया था। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर में। बिंदु तो जो मुख्य नहर का अंतिम छोर है वो तो मोहनगढ़ जैसलमेर में, लेकिन उससे आगे भी बढ़ाया गया है इसको, लेकिन वो मुख्य नहर नहीं बोलेंगे उसको, गडरा रोड बाड़मेर तक है वैसे तो ये, तो वो अंतिम बिंदु हो जाएगा, लेकिन मुख्य नहर का अंतिम छोर तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक ही है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो 1958 से 86 तक पहला चरण। इसमें राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, मसीतावाली हेड से पूगल बीकानेर तक। मुख्य नहर 189 किलोमीटर, कवरसेन लिफ्ट नहर 3075 किलोमीटर लंबी वितरकों का निर्माण किया गया था। ये मतलब कवरसेन लिफ्ट नहर, ये डेटा शायद गलत है, इसको छोड़ सकते हो आप। ये शायद जो साइडों से जो निकाली गई ना नहर, टोटल उनकी लंबाई बता रहा है, बाकी आपको याद इतना ही रखना है। मेरे को ये डाटा इसमें समझ में नहीं आ रहा, शायद ये गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आपको याद इतना रखना है कि जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक चला? तो 1958 से 86 तक चला। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर थी, तो जिसमें मसीतावाली हट पूगल से बीकानेर तक मुख्य नहर 189 किलोमीटर थी। ठीक है, और कवरसेन लिफ्ट नहर भी चलाई गई थी प्रथम चरण में। द्वितीय चरण 1992 से 2010 तक चलाया गया था। इस चरण में पूगल से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर 256 किलोमीटर, 6 लिफ्ट नहर है एवं कितनी किलोमीटर, ये शायद किलोमीटर होगा, जो छोटी छोटी ये वितरकाएं चारों तरफ से निकाली गई थी उनकी ये लंबाई होगी। मेरे कंफर्म नहीं है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहरों के अलावा 3 उप शाखाएं भी निकाली गई थी। एक तो लीलवा उप शाखा, एक दीघा उप शाखा और एक बाबा रामदेव उप शाखा। लीलवा ये इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से निकाली गई, और दीघा ये अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से ये भी निकाली गई। ठीक है, और जैसलमेर जिले में स्थल सागरमल गोपा के अंतिम छोर से गडरा रोड तक बनाई गई थी, गडरा रोड बाड़मेर तक बनाई गई थी बाबा रामदेव उप शाखा। ठीक है, जिसे बाद में बरकतुल्ला खां उप शाखा कर दिया गया था, जिसका वर्तमान नाम बाबा रामदेव उप शाखा रखा गया। किसका? जो कि बरकतुल्ला खां उप शाखा थी उसका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़, पूगल, सूरतगढ़, चारणवाला व बिरसलपुर शाखाओं पर लघुपन बिजली घर स्थापित किए गए। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कमरसेन लिफ्ट नहर है। याद रखना आप सभी, पूछ लेता क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कमरसेन लिफ्ट नहर है, जो 151 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नाम, यानी पहले क्या थे अब क्या है। ठीक है, मूल नाम, पुराने नाम, एक बार आप दौड़ा लेना निगाह, आप जूम करके इनको पढ़ लेना, आपको याद करने वाली चीज है और कुछ नहीं है ये। और कौन से जिले इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, कवरसेन जो लिफ्ट नहर है इसका बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और फलौदी लिफ्ट नहर का नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर कर दिया। ये आप एक बार इसको जूम करके और पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें मेरे समझाने वाली बात कोई सी नहीं है। पूछ लेगा कि नौहर चौधरी कुंभाराम आर्य, नहीं पूछ लेगा आपसे कि नौहर सावा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। ठीक है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। ठीक है, एक जीके एक ऐसी चीज है, चाहे कितना भी पढ़ लो आप, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से टपक जाए, इसलिए जितना फैक्ट हम दे रहे हैं उतना कर लो। हो सकता है यहाँ से सब कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। देखो, ये तो अनएक्सपेक्टेड वाली बात हो गई, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पोर्शन है जीके का, कुछ कह ही नहीं सकते। ओके, ये चीजें कवर हो गई होंगी। और दूसरी बात यह है कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम का कोई लफड़ा होना ही नहीं चाहिए। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, इसी नाम से आपको एग्जाम में मिलेंगी। लास्ट टाइम चल रहा है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, आप समझ सकते हो चीजों को। नर्मदा नहर परियोजना, इस नहर में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की है ये, पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। तो याद रख लेना, ये 4 राज्यों की है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के हिस्से का निर्धारित 0.50 MAF पानी के उपयोग अर्थ सरदार सरोवर बांध गुजरात से 532 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई थी। इस नहर की 458 किलोमीटर लंबाई गुजरात में और 74 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। नर्मदा नहर से जालौर और बाड़मेर जिलों के 233 गांवों में
सिंचाई प्रणाली होती है। ये याद रखना कि कहाँ कहाँ से इसको नर्मदा नहर परियोजना से कहाँ कहाँ सुविधा मिलती है, इतना याद रखना है आपको। तो जाल और बाड़मेर जिलों को मिलती है। ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होता है। किस पद्धति से? फव्वारा पद्धति से। पूछ लेगा राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी परियोजना है जिसमें संपूर्ण पूरी सिंचाई फव्वारा पद्धति से यानी फव्वारे लगाए गए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये एप्लीकेशन की दिक्कत आ गई, 1 सेकेंड वेट। हम पढ़ रहे थे क्या? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये कौन कौन से राज्य की परियोजना है, लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। ठीक है, 4 राज्यों की परियोजना है। इसके अंदर राजस्थान में लंबाई कितनी है? टोटल ये देखा हमने 74 किलोमीटर। और ये पहली सिंचाई परियोजना राजस्थान की जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। ठीक है, नर्मदा नहर राजस्थान के सांचौर के सीलू गांव से प्रवेश करती है। इंपोर्टेंट है ये। कहां से प्रवेश करती है? सांचौर के सीलू गांव से। यहाँ पर नर्मदेश्वर घाट बनाया गया। नर्मदा नहर का जल 27 मार्च 2008 को राजस्थान में तथा अप्रैल 2008 में गांधव कला गांव से बाड़मेर जिले में प्रवेश किया था। 2008 में तो कहाँ कर दिया था? 27 मार्च को राजस्थान में प्रवेश हो गया था, तो अप्रैल 2008 में गांधव कला गांव से बाड़मेर जिले में प्रवेश कर दिया था। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना की वितरिकाएं यानी कि बाईं ओर कौन कौन सी वितरिकाएं यानी है? बांक, भीमगौड़ा, बालेरा, ईसरोल, रतोड़ा, केरिया, गांधव, मोनकी और जैसला भाटके। जो जालौर साइड से होगा उनको तो ये नाम इजी पता होंगे और वो जानते भी होंगे, लेकिन अदर जगह से होंगे वो उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। बट आप कोशिश करना कि एक बार ये नाम देख पाए, बाकी जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको तो याद करना ही करना है। नर्मदा नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है दाईं ओर। कौन कौन सी है आप सभी को पता होना चाहिए। दाईं ओर की तरफ वो हमने बाईं ओर पढ़ी थी वितरिकाएं, नौती और नर्मदा नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है। एक तो सांचौर लिफ्ट नहर, एक भादरेड़ा लिफ्ट नहर और एक पनोरिया लिफ्ट नहर। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम सीधा। भीखाबाई सागबाड़ा नहर, ये भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत माही नदी पर साइफन का निर्माण करके भीखाबाई सागवान नहर निकाली गई। ये कहां पर है? पूछ ले के भीखाबाई सागबाड़ा नहर परियोजना किस नदी पर है? तो माही नदी पर। इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस परियोजना से डूंगरपुर जिले के सागबाड़ा क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर यानी डूंगरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। जो सागबाड़ा क्षेत्र है वहां का वो। इस नहर का नामकरण बागड़ के स्वतंत्रता सेनानी भीखाबाई भील के नाम पर किया गया। भीखाबाई सागबाड़ा ये बागड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे, भीखाबाई भील, उनके नाम पर ये किया गया था। ओके, यमुना जल सिंचाई परियोजना। यमुना जल बंटवारे के तहत राजस्थान को प्राप्त जल के उपयोग हेतु परियोजना बनाई गई थी ये। और इस परियोजना में राजस्थान के भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिलों की सिंचाई एवं पेयजल हेतु मिलता है पानी। कौन कौन से जिले लाभान्वित है याद रखना। यमुना जल सिंचाई परियोजना से भरतपुर, झुंझुनू, चूरू। ठीक है, इस परियोजना से डीग के तालाबों, अजान बांध, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जल की आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना से डीग के तालाबों, जो डीग जिला है, आजान बांध और केवलादेव जो भरतपुर में राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जलापूर्ति की जाती है। यहाँ से एक भरतपुर नहर निकाली गई थी 1964 ईस्वी में, पश्चिमी यमुना से निकाली गई। इस नहर से भरतपुर जिले के 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई की जाती है। इस नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। भरतपुर नहर कब स्टार्ट की गई थी? 1964 में, याद रखना। 16 किलोमीटर तो उत्तर प्रदेश में, 12 किलोमीटर राजस्थान में। टोटल 28 किलोमीटर है भरतपुर नहर की लंबाई। ओके, गुड़गांव यमुना लिंक नहर। यमुना नदी के ओखला हेडक्वार्टर्स से 1985 में गुड़गांव नहर, नया नाम इसका यमुना लिंक नहर है। क्या है नया नाम? यमुना लिंक नहर। निकालकर डीग जिले की कामा एवं डीग तहसीलों में सिंचाई की जाती है। यमुना जल के राजस्थान को कुल आवंटन का 70% उपयोग इसी नहर द्वारा किया जाता है। गुड़गांव नहर को यमुना जल परियोजना की नहर से जोड़ा गया। गुड़गांव नहर है उसको यमुना जल परियोजना की नहर से जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जाखम बांध परियोजना। इंपोर्टेंट की जाखम बांध कहां पर है? तो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर है? जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में जाखम बांध बनाया गया, जो राजस्थान में सबसे ऊंचा है। राजस्थान में कैसा सबसे ऊंचा? 81 मीटर है बांध। राणा प्रताप सागर सबसे बड़ा है राजस्थान का, लेकिन राजस्थान में सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ जिले में। याद रखना, जाखम बांध पूछ लेता है कहां पर है, किस नदी पर है, तो सबसे पहले याद करना आपको क्या, तो जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा है, कितना? 81 मीटर ये बांध बना हुआ है। ओके, यहाँ पर 2 लघु पन बिजली घर भी स्थापित किए गए हैं। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। इस परियोजना में जाखम बांध से नीचे
नागरिया गांव में एक पिकअप बांध बनाया गया जिसके दाईं तथा बाईं ओर एक एक नहरें निकाली गई। ठीक है। गंग नहर परियोजना यानी कि बीकानेर नहर, जिसको बीकानेर नहर बोलते हैं, गंग नहर परियोजना को, यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है, यानी कि सबसे पुरानी 1921 से 27 के दौरान बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। पूछ लेता है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए इसका। तो प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना, जो बीकानेर नहर के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण 1921 से 27 के दौरान हुआ। बीकानेर के महाराजा थे कौन से? गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है। इसलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इंपोर्टेंट कि गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहा जाता है? तो गंगा सिंह को कहा जाता है। गंग नहर फिरोजपुर पंजाब जिले में हुसैनीवाला के निकट से सतलज नदी से निकाली गई है। पूछ ले, गंग नहर परियोजना किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज नदी से। मुख्य गंग नहर की लंबाई हुसैनीवाला से शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक 129 किलोमीटर, इसमें 17 किलोमीटर राजस्थान में तथा 112 किलोमीटर लंबाई पंजाब में। ठीक है। गंग नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित है? राज्य के श्री गंगानगर जिले, यानी कि 3.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। कितना याद रखना है? जो इंपोर्टेंट है वो पॉइंट सारे याद रखने हैं, आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हमें नहीं पता ना एग्जामिनर का क्या मूड रहता है। और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान को प्राप्त जल आवंटन के उपयोग हेतु राजीव गांधी सिद्धमुख नहर निकाली गई, जो भिरानी गांव हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में प्रवेश करती है। इस परियोजना द्वारा राज्य के हनुमानगढ़ एवं चूरू जिलों के, इसमें 2 जिले हैं, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के 1.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। परियोजना का शिलान्यास 1989 ईस्वी में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इसका जो शिलान्यास है ना, 1989 में किया गया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। और इसका लोकार्पण 2002 में सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है। सिद्धमुख रतनपुर बित्रका, ये चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में है। ठीक है। वर्ष 1998 में पोखरण के परमाणु विस्फोटों के पश्चात यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC की सहायता पर रोक लगने पर यह परियोजना नाबार्ड की सहायता से वर्ष 1999 पुनः प्रारंभ की गई थी। देखो 1999 में पोखरण में जो परमाणु विस्फोटों यानी कि परमाणु हमने परीक्षण किया था, तो उसके बाद इसने जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय उसने हमको सहायता राशि देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये नाबार्ड की सहायता से 1999 में फिर से स्टार्ट हो गई थी। ये चीज याद रखना। बीसलपुर बांध परियोजना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसमें जयपुर, अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, सरबाड, किशनगढ़, दूदू, चाकसू एवं फागी नहरों सहित टोंक, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नागौर आदि जिलों को पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है। जयपुर नगर को पेयजल की आपूर्ति, यानी जयपुर जो शहर है ना, पूरा सिटी, इसको भी यहाँ से पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और ये पूरा पानी यहाँ से मिलता है। कहाँ से? बीसलपुर बांध से। ये जिले याद रख लेना आप, तो इतना काफी है। इस परियोजना के तहत बनास नदी पर टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध बनाया गया है। पूछ लेगा कि बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बनास नदी पर। कहां पर है? तो टोंक जिले में। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम आगे। बीसलपुर बांध से 2 नहरें निकालकर टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। इंपोर्टेंट के बीसलपुर बांध से 2 नहरें निकालकर टोंक जिले की 2 नहरें निकाली हैं। टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। बीसलपुर परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि आर्थिक सहायता नाबार्ड द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसको भी नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है। ईसरदा बांध परियोजना, ये भी इंपोर्टेंट है। बनास नदी के अतिरिक्त जल को काम में लेने के लिए ईसरदा सवाई माधोपुर के अंदर है। पूछ लेता है कि ईसरदा बांध कहां पर है? पूछ लेता है बीसलपुर बांध कहां पर है? बीसलपुर बांध बनास नदी पर, और कहां पर है? टोंक में। पूछ लेगा ईसरदा बांध कहां पर है? बनास नदी पर। बनास नदी का अतिरिक्त जल को काम में लेने के लिए ईसरदा सवाई माधोपुर के अंदर है ईसरदा बांध बनाया गया। बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर सवाई माधोपुर जिले की 42,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अभी इसका काम चल रहा है। साथ ही जयपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिले को पेयजल भी मिलेगा। परबन बृहद सिंचाई परियोजना, क्वेश्चन यहां से भी आता है, नो डाउट। यह परियोजना राजस्थान झालावाड़ में, ये परियोजना परबन वाली कहां पर है? झालावाड़ जिले में परबन नदी पर निर्माणाधीन है। ठीक है। इस नदी पर अकाबद बांध बनाया गया है। पूछ लेगा कि अकाबद बांध कहां पर है? तो झालावाड़ में। कौन सी नदी पर है? परबन नदी पर, जो पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित है। ठीक है। इतना याद रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत 1821 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की इतनी सिंचाई, यानी इतनी भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है। ये डेटा छोड़ सकते हो। बाकी याद रखना आपको कि अकावद बांध कहां पर है? तो झालावाड़ के अंदर। कौन सी नदी पर? परबन नदी पर। और परबन बृहद सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो झालावाड़ जिले में। ठीक है। और ये सिंचाई कहां है? तो झालावाड़, बारां और कोटा जिले में काफी जिलों को ये दी जाएगी। इस परियोजना द्वारा शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? बारां में, इसको भी जलापूर्ति होगी।
यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध कराएगी और 2970 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। ये भी पॉइंट याद रख लेना। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर जिले में 39,980 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई, इसको छोड़ सकते हो, बाकी इतना याद रख लेना। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर में 39,980 हेक्टेयर कृषि योग्य यहाँ पर सिंचाई की जाएगी और 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषता है। 30 मेगावाट सौर ऊर्जा वाली, ठीक है। नमनेरा बैराज परियोजना कहाँ पर है? नवनेरा बैराज परियोजना कहाँ पर है? ERCP। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगी। जो ERCP है ना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका एक अभिन्न हिस्सा है नमनेरा बैराज परियोजना। वर्तमान में नमनेरा बैराज परियोजना का कार्य प्रगति पर, इसके निर्माण हेतु प्रथम चरण में 1316.32 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की गई है। एक तरफ हमारी दे रखी है परियोजना जो हमने पढ़ी थी, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। एक तरफ नदियां, कौन सी नदी पर एक लाभान्वित जिले कौन कौन से इससे लाभ मिलेगा? एक कालीसिल है, कालीसिल नदी जो करौली को लाभान्वित करेगा, ठीक है। चूलीद है भद्रावती नदी पर, करौली में बाढ़ बचाव हेतु इसको बनाया जा रहा है। छापी, छापी नदी पर झालावाड़ में, इसको याद रख लेना कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है और कौन सा जिले से लाभान्वित यानी बेनिफिट इनको मिलेगा। चौली, चावली यानी चौली नदी झालावाड़ में। परबन हमने पढ़ी, परबन नदी पर और बारा के अंदर, ठीक है। और मैथिली सागर, मैथिली और बारा, ठीक है। परबन नदी जो हमने अभी पढ़ी थी, आप सभी को पता ही होगा परबन नदी कहाँ पर, ये परबन जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले में परबन नदी पर निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये झालावाड़, बारा और कोटा तीनों जिलों को ये क्या बोलते हैं सिंचाई उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसमें 12 दे रखा है, लेकिन ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो तीनों को करना, ठीक है। परबन लिफ्ट से तो ओनली 12 और परबन बृहद सिंचाई परियोजना से होगा कौन सा? अपना झालावाड़ और कोटा और 12 तीनों, और ये बृहद सिंचाई है, ठीक है। बैदली सागर 12, मोरेल बांध, ये इंपोर्टेंट है, कहां पर है? सईमाधोपुर में, मोरेल नदी में। औराई, औराई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। अजान बांध, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, भरतपुर के अंदर है और गंभीर नदी में ये अजान बांध परियोजना लाई जा रही है। बिलास, बिलास 12, हरिश्चंद्र सागर कालीसिंध में, कोटा। सावन भादो ये पूछा जाता है कोटा के अंदर। पार्वती बांध ये भी पूछा जाता है धौलपुर और पार्वती नदी पर, ठीक है। इंपोर्टेंट चीजें सारी की सारी आपको एक बार देख लेनी है अच्छे तरीके से। सोमकादर ये उदयपुर में पूछा जाता है बार बार, सोमकादर। सोम कमला अंबा ये भी डूंगरपुर में और सोम नदी पर, ये दोनों सोम नदी पर है, सोम कमला अंबा। गंभीरी, गंभीरी चित्तौड़ में। मेजाबाद ये पूछा जाता है कोठारी नदी पर है, ठीक है। मेजाबाद कहाँ पर है? कोठारी नदी भीलवाड़ा। इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन की मेजाबाद कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो भीलवाड़ा। और कृष्ण नदी पर, कोठारी नदी पर। अड़बान बांध मानसी भीलवाड़ा। खारी बांध खारी भीलवाड़ा। जवाई बांध पूछा जाता है जवाई पाली जालोर में, ठीक है। सी परियोजना कौन सी नदी पर है? सी परियोजना जवाई बांध में जलापूर्ति करती है। बागली बांध सूखड़ी नदी जालोर पाली। बनास बांध पश्चिमी बनास सिरोही में, ये पश्चिमी बनास वाली बात हो रही है, सिरोही वाली ये टोंक से निकल रही है, वो बनास नहीं है। जैसमंद गोमती नदी पर और सलूम्बर। बंद बरेठा कुकुन नदी पर सिंचाई और भरतपुर को इसको लाभान्वित होती है। टोरडी सागर सोहद्रा टोंक में और मोती झील बांध रूपारेल भरतपुर में। और जसमंत सागर लूणी जोधपुर और गरदड़ा मंगली डोंगरी एवं गणेशी नाला ये बूंदी को लाभ मिलेगा यहाँ से। और बांडी सिलदरा ये परियोजना है, ये बांडी नदी पर है और जालोर को इसको फायदा। सूखली, सूखली सेलवाड़ा सूखली नदी पर है और सिरोही को फायदा मिलेगा। पीपलदा लिफ्ट चंबल में, इस माधोपुर को इसको फायदा मिलेगा, ये पूछी जाती है पीपलदा। ओके, ये चीजें हो गई हमारी सिंचाई परियोजना से रिलेटेड। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है और इतना आप पढ़ लोगे जब आप एक क्वेश्चन सही करके आओगे। आपकी कैपेसिटी कितनी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। अगर आपने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, डेंसिटी वगैरह, लिंग अनुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो वगैरह, लिटरेसी रेट कितनी है राजस्थान की। हमने इंडिया की पढ़ी थी लेकिन राजस्थान की अब देख लेते हैं। ओके, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के, भाई यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आया तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो मैं फेंक दूंगा वहां से बन जाएगा, आप टेंशन ना लो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयोग एवं रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना करवाई जाती है। लेकिन 2011 में लास्ट सेंसस यानी सेंसस जनगणना को बोलते हैं, वो हुई थी और होनी चाहिए थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से 20-21 में होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, तो अभी 27 में होने वाली है 2 चरणों में।
ठीक है। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। प्रथम व्यक्ति व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी और तथा 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। अब कौन सी होगी? 16वीं। ये 15वीं जनगणना 2011 में थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की यानी कि इंडिपेंडेंस यानी भारत आजाद हुआ उसके बाद की 7वीं जनगणना थी। वैसे कौन सी थी? वैसे तो ये 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, लेकिन आजादी के बाद वाली, अपन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद 7वीं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात राजस्थान का 7वां स्थान हो गया और राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन की बात हो रही है, 6.86 करोड़ है, 2011 के अकॉर्डिंग है और इसी के अकॉर्डिंग आपसे एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि 2027 में अगली जो जनगणना होगी वो 2027 में होगी। उस 2021 में होनी थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाई थी, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे। हम एक चार्ट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 1 सेकंड वेट। ये एक सेकंड। हाँ, राजस्थान की जनसंख्या देखो, ये चार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना। मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ, अच्छे से आप सुन लेना बस। राजस्थान की जनगणना 2001 में 2011 की तुलनात्मक है, यानी डिफरेंस क्या है 2001 की और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या आपको तो अब की याद रखनी है। ठीक है, कौन सी? 6.86 करोड़ के लगभग है। आपको इतना याद रखना है 2011 की। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व आपको अब का याद रखना है, कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 928 अपना, ये याद रखना है आपको भाई। ये पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या पहले भी जयपुर था, अब भी जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला पहले भी जैसलमेर था, अब भी जैसलमेर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी, यानी कि कम 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ऐसा निकालते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले भी जयपुर था, अब भी है, तो 595। और सबसे कम पहले भी जैसलमेर था, पहले 13 लोग रहते थे, लेकिन अभी 17 रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, यानी कि सेक्स रेशो, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो डूंगरपुर जिला पूछा यहाँ पर, तो डूंगरपुर सबसे ज्यादा है, यानी कि 1000 महिला 1000 पुरुष हैं, तो वहां पर 19 वो 994, सॉरी 994, 994 फीमेल है मेल पर, 1000 मेल पर, 1000 मेल पर 994 फीमेल है, यानी कि 6 कुंवारे मरते हैं बस। ठीक है, और बाकी सबकी शादी हो जाती है, इसका मतलब यही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो धौलपुर है, 800। पहले पहले जैसलमेर था, अब भी धौलपुर है, 886, वो 846, सॉरी। ये सारे के सारे फैक्ट है ना, मैं बता रहा हूँ, ये पूछे जाएंगे आपसे अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो। सर्वाधिक दर 10 की वृद्धि दर बाड़मेर की है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, और न्यूनतम कमी किस में हुई है? तो ये हुई है गंगानगर में। परसेंट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 15.5% है। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक पॉपुलेशन जयपुर में है। 0 से 6 आयु वर्ग की न्यूनतम पॉपुलेशन बिल्कुल वैसे भी जैसलमेर में और इधर भी। और 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। ये बार बार पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, ये बच्चे होते हैं इनका लिंगानुपात कितनी है, यानी कि 1000 मेल पर कितने फीमेल है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, ये देखा जाता है। ये चीजें हो गई, और आगे और पढ़ लेते हैं अभी तो। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में 934, और वैसे हमने कहा देखा था? वो देखा था अपन ने ज्यादा डूंगरपुर में देखा था ओवरऑल, लेकिन 0 से 6 में बांसवाड़ा, और सबसे कम न्यूनतम वैसा धौलपुर में देखा, लेकिन यहाँ पर झुंझुनू है। ओके, याद रखना इस चीज को। कुल लिटरेसी रेट कितनी है राजस्थान की? 66.1%। इसमें टोटल तो हो गई, ये टोटल हो गई। अब मेल की देख लेते हैं। मेल की 79.2% और फीमेल की 52.1%। ये याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग कहाँ पर? कोटा में ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं? जालौर में। याद रखना इस चीज को। और सर्वाधिक पुरुष यानी कि मेल कहाँ पढ़े लिखे हैं? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। सर्वाधिक वो न्यूनतम पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे हैं? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक महिला यानी फीमेल कहाँ पढ़ी लिखी है? लिटरेसी रेट कोटा में। कोटा में देखो मेल, देखो ओवरऑल तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो सर्वाधिक लिटरेसी रेट कोटा में। ठीक है, कम साक्षरता आपकी जालौर में हो गई। ठीक है, लेकिन फीमेल सबसे कम पढ़ी लिखी भी जालौर में ही है, और लेकिन और सर्वाधिक पढ़ी लिखी कहाँ है? कोटा में। ये याद रखना है आपको।
ओके, ये चीजें हो गई। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक तो हो गई आपके झुंझुनू में पढ़े लिखे हैं पुरुष, और न्यूनतम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये चार्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन छप जाएगा आपका। ठीक है, अब फैक्ट देख लेते हैं थोड़े से कि वर्ष 2011 में वर्ष वर्ष 2011 में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 92.38 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13 पॉइंट। राजस्थान की अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी? एसटी की बात हो रही है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में एसटी कितनी है, तो 92.38 लाख, यानी 92,38,000 एसटी है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 13.48% है। ये पूछा जाता है। एससी कितनी? एसटी तो ये हो गई, और एससी एससी कितनी है? 1.22 करोड़ है, जो राज्य की 17.83% पॉपुलेशन है। ठीक है, राज्य की। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। मैं जोर क्यों दे रहा हूं, हर बार पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य में अगर पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन आएगा तो यहां से उठ सकता है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस चीज पर। और राज्य में देखो, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923, एससी एससी का लिंगानुपात सेक्स रेशियो वो 923, अनुसूचित जनजाति का है वो 948 है। याद रखना इसको, एसटी का। ठीक है, एसटी का ज्यादा, एससी का कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 5,15,00,000। कितनी है? 5,15,00,000 है। यानी कि समझ सकते हो आपकी 75% पॉपुलेशन गांवों में रहती है हमारे राजस्थान में। शहर में 1,70,00,000 है। इस तरीके से 6.86 करोड़ हो जाती है। ठीक है, राजस्थान में वर्ष 2016 में शिशु मृत्यु दर, यानी प्रति 1000 जीवित जन्म, शिशु मृत्यु दर 41 है। और आपने एनएचएम में बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के मध्य सबसे कम लिंगानुपात वर्ष 1921 में रहा। पूछ ले, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जो वर्ष 1901 से और 2011 तक सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो कम कब रहा था, तो 1921 में रहा था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। 2011 के दशक की राज्य की दशकीय वृद्धि दर 21.03% रही, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से 3.61% अधिक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। धार्मिक संरचना, इसको भी आप याद रख सकते हो। राजस्थान में हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में हिंदुओं की, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत दौसा में। जनसंख्या तो अगर ओवरऑल बात करें तो जयपुर में, और परसेंट में बात करें तो दौसा में। राज्य में मुस्लिमों की सर्वाधिक जनसंख्या भी जयपुर में, जैसे हिंदुओं की जयपुर में तो मुस्लिमों की भी जयपुर में। लेकिन जबकि सर्वाधिक परसेंट की बात करें तो जैसलमेर में। राज्य में जैनियों की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, किंतु सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर में है। कहां पर? उदयपुर में। सर्वाधिक ईसाई बांसवाड़ा में, सर्वाधिक बौद्ध अलवर में निवास करते हैं। राज्य में सर्वाधिक सिख श्रीगंगानगर, क्योंकि पंजाब से टच में है वो। राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग, धार्मिक हिंदू हिंदू कितने? 88.49% रहते हैं। मुस्लिम 9.07% रहते हैं। ये डेटा आपको जाति या धर्म इनमें इसको भेदभाव फैलाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, ये बताया है कि यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो हिंदू कितने हैं? 88.49%, मुस्लिम कितने हैं? 9.07%, सिख कितने हैं? 1.27%, जैन कितने? 0.91%। राजस्थान की बात हो रही है। ईसाई कितने? 0.14%। कोई धर्म नहीं, 0.10%। बौद्ध धर्म कितना है? 0.02%। अन्य धर्म 0.01%। जो कोई सा भी धर्म नहीं मानते वो कितने? 0.10%। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान में 10 की वृद्धि दर, इसमें इंपोर्टेंट क्या है? 1901 से और 1911 में 6.70% की, लेकिन यहाँ नेगेटिव गई थी, यहाँ पर माइनस में चली गई थी। 1911 से 1921 में जो जनगणना सेंसस हुई थी ना, -6.29% चली गई थी। पूछ सकता है कि -6.29% जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में कमी कब आई थी, तो 1911 से 21 में आई थी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। बाकी ये फैक्ट तो पूरे हैं, लेकिन याद रखना चाहे तो रख सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हो। और जो अभी 2001 वाली भी याद रखना, 2001 से 11 में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 21.30% आई थी। ठीक है, अब इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन वाले 5 जिले पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपको तो स्टार्टिंग के 1-2 जिले याद रख लेने हैं, सबसे इंपोर्टेंट तो वही चीजें है। जैसे जयपुर की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। मतलब जयपुर के, मतलब राजस्थान के सबसे टॉप 5 जिनमें जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है।
और न्यूनतम में जैसलमेर तो आपको पता ही है, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। लेकिन आपको लास्ट टाइम पे याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और जैसलमेर में भाई कम रहती है। अगर डेटा पूछेगा तो ये याद रख लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। 66,26,000 जयपुर में रहती है और 6,69,000 जैसलमेर में रहती है। सबसे ज्यादा जयपुर, फिर जोधपुर और सबसे कम जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये दो दो याद रख लेना, 5 याद रखनी। अगर 2 याद है तो आप ऑप्शन से कर दोगे। ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, यानी कि जो 2001 से और 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कौन कौन से जिलों में हुई, तो आपको दो तो याद रखने। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में हुई थी 2001 से 2011 तक, और सबसे कम किसमें हुई थी, इसमें हुई थी गंगानगर में 10 ही हुई थी और इसमें 32 हुई थी। तो बाड़मेर, जैसलमेर 2 याद रख सकते हो क्योंकि रेगिस्तान वाले एरिया है, और श्री गंगानगर और झुंझुनू ये सबसे कम वाले हैं। इस तरीके से आपको मतलब एक स्मार्ट अप्रोच से चलना है, एग्जाम के अंदर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे फैक्ट रटने बैठ जाओ, भाई ये बहुत सारे फैक्ट हैं, कहाँ तक रटोगे। आपको भी पता है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो लेकिन ये जो एक एक दो दो पॉइंट होते हैं ना, उनको तो आप रट ही सकते हो। ठीक है। हमने न्यूनतम और सर्वाधिक और न्यूनतम पॉपुलेशन में ग्रोथ देख ली कि कितनी, कब कब कौन कौन से में बढ़ी। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाले, जो कि लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो आपको दो ही याद रखने हैं कि सर्वाधिक, तो मैंने अभी चार्ट में बताया था, डूंगरपुर का सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात है 994, उसके बाद राजसमंद का 990, और कम में आपको याद रखना है कि धौलपुर में 846 और उसके बाद जैसलमेर में 852। ये दो याद रखना, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 जिले, यानी कि 1 किलोमीटर में, सॉरी 1000 में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1, ठीक है, कितने में, 1 में, स्क्वायर फीट। ठीक है। तो जयपुर में 1 किलोमीटर एरिया में जो गांव बाप सब मिला के 595 लोग रहते हैं, और जैसलमेर में भाई सबसे कम, कितने, मात्र 17 लोग रहते हैं। ओके। और भरतपुर में 503, उसके बाद भरतपुर आता है, फिर बीकानेर में सबसे सेकंड नंबर पे सबसे कम कौन, 78। इस तरीके से 2 जिले हो गए हमारे। पूछता तो 3-4 भी पूछ लेता साथ में, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग के 2 याद है तो बाकी चीजें आप कर सकते हो। इनके राजस्थान टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। टेस्ट जब इस चैप्टर का आएगा 1-2 दिन में, तो मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ओके। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, सबसे ज्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। ये सेम वो चीज हो गई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में और उसके बाद जैसलमेर। तो 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, जयपुर में, और सबसे कम जैसलमेर में। दूसरे नंबर पर जोधपुर, इधर प्रतापगढ़। ये दो याद रख लिए। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले, ये प्रति परसेंट में पूछ रहा है, तो जैसलमेर में सर्वाधिक और श्री गंगानगर में सबसे कम। ये दो ही याद रख लेना। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, यानी बच्चों में जो लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा हो जाएगा और झुंझुनू में सबसे कम हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। सर्वाधिक और न्यूनतम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता वाले जिले, तो कोटा सब, इसमें 4-5 याद रख लेना आप, क्योंकि एग्जामिनर 4-5 देता है जोड़ा बना के। कोटा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, भाई कोटा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। वैसे शिक्षा नगरी कोटा को ही बोलते हैं, आप सभी को पता है, तो पढ़े लिखे भी वहां लोग ज्यादा है और शहरी पॉपुलेशन भी वहां ज्यादा है। फिर उसके बाद जयपुर में लोग पढ़े लिखे हैं, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में, फिर अलवर में। ये 4-5 याद रख लेना। कोटा, जयपुर, ये झुंझुनू, ये तो बार बार एग्जामिनर देता है एग्जाम के अंदर, ये 3-4। ठीक है। कौन कौन से, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, और उसके बाद सीकर भी याद रख लेना। सबसे कम जालोर, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये याद रख लेना। फिर बाड़मेर। सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष, सबसे ज्यादा मेल पढ़े लिखे कहाँ है, झुंझुनू में, फिर कोटा में, फिर जयपुर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा में, सिरोही में पढ़े लिखे हैं। ठीक ठीक है। झुंझुनू, कोटा, जयपुर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सबसे नंबर 1 पे झुंझुनू में पुरुषों में, मेल में, फिर कोटा है, फिर जयपुर है। लेकिन सबसे कम पुरुष प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा में, फिर सिरोही में, इनमें पढ़े लिखे हैं। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जहां पर कम दिखा रहा है तो वहां बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, भाई पढ़े लिखे हैं बट कम है। मतलब राजस्थान में सबसे कम वाले जिले जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं पुरुषों में। सबसे ज्यादा महिला कहां पढ़ी लिखी हैं, तो कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में। ठीक है। ये 3 जिले हो गए। और सबसे ज्यादा तो ये कोटा, जयपुर और झुंझुनू में, सबसे ज्यादा कोटा में। ठीक है। कम जालौर में, सिरोही में और जैसलमेर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी कि सर्वाधिक न्यूनतम नगर यानी शहर में। ठीक है। नगरीय वाले, तो जयपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा नगर वाली, और जोधपुर में, फिर कोटा में, और इधर
प्रतापगढ़ में सबसे कम नगर में रहते हैं, ठीक है, और डूंगरपुर में, ये दो याद रख लेना। सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले यानी गांवों में सर्वाधिक कहां पर रहते हैं? जयपुर में ही रहते हैं, ठीक है। कहां पर? देखो, सर्वाधिक जनसंख्या शहर में भी जयपुर में और गांव में भी जयपुर में ही रहती है, ठीक है, जयपुर में। और जैसलमेर में सबसे कम रहते हैं, गांवों में। सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, वो हमने ओवरऑल पढ़ा। ये परसेंट में पूछे तो डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, फिर बाड़मेर में, और सबसे कम परसेंट में पूछे तो कोटा और जयपुर में। ओके, ये याद रखना। सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी परसेंट, शहरी शहरी में जनसंख्या परसेंट पूछ रहा है, तो शहर में सबसे ज्यादा कोटा में, जयपुर में, और सबसे कम कहां पर रहते हैं लोग? डूंगरपुर और बाड़मेर में, सॉरी, ये याद रखने हैं। देखो, खिचड़ी पक गई होगी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चीजें, ठीक है, बट आपको क्या ही करना है, इस चीज को, फैक्ट को 2 से 3 बार देख लेना है, जब याद होगा। एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती। एक बार माना कि वीडियो देख ली, तो आप फिर एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना लास्ट टाइम पे, या फिर आप 2 बार वीडियो देख जाना जल्दी जल्दी स्पीड में। अगर 2 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हम 2 क्वेश्चन के लिए ये वीडियो 2 बार देख सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। अगर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ओके, ये चीजें हो गई। सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, और सर्वाधिक एवं न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले, सबसे ज्यादा अलवर और दौसा में हुई, और नगर में यानी शहर में ओवरऑल तो हमने कौन सा देखा था? ओवरऑल तो हमने दूसरे देखे थे, बाड़मेर देखा था, आप सभी को पता ही है। हमने कौन सा देखा था? बाड़मेर देखा था सबसे ज्यादा, और कम देखा था श्रीगंगानगर, आप सभी को पता है, जनसंख्या वृद्धि में। लेकिन ये नगर वाली, सिटी वाली बात कर रहे हैं, तो अलवर में सबसे ज्यादा, और दौसा में, और न्यूनतम डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर दो दो इनके दो दो नहीं रख पाओ, तो एक एक तो रख ही लेना याद भाई। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले वृद्धि दर वाले जैसे सबसे ज्यादा जैसलमेर और बाड़मेर में, और सबसे कम कोटा श्रीगंगानगर में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले, यानी एससी वाले लोग कहाँ पे रहते हैं? एससी कैटेगरी वाले लोग, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जयपुर में रहते हैं, ठीक है, जयपुर में रहते हैं 10 लाख के करीब, ठीक है, और सबसे कम डूंगरपुर में रहते हैं, ये याद रखना। फिर श्रीगंगानगर में रहते हैं सबसे ज्यादा जयपुर और श्रीगंगानगर में, पहले पे जयपुर आएगा, श्रीगंगानगर दूसरे पर, सबसे कम डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम एसटी वाले जनसंख्या वाले 5 जिले, तो उदयपुर में सबसे ज्यादा एसटी वाले लोग रहते हैं, एसटी कैटेगरी, और बांसवाड़ा में उसके बाद, फिर डूंगरपुर में, प्रतापगढ़, ये यानी दक्षिणी वाला एरिया पूरा एसटी से भरा हुआ है। फिर उसके बाद जयपुर में, और बात कर लेते हैं बीकानेर में सबसे कम एसटी, फिर नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ओके, ये याद रख लेना। 4-5 इसमें भी एससी वाले भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है सर्वाधिक एवं न्यूनतम एससी जनसंख्या परसेंट वाले, वो ओवरऑल पूछा था, ये परसेंट में। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैं बता दूं कि एससी सबसे ज्यादा कहां बताई थी मैंने? जयपुर में, लेकिन परसेंट में बात करें तो श्रीगंगानगर में, और उसमें ओवरऑल सबसे कम डूंगरपुर में, और यहाँ भी डूंगरपुर में, ये तो सेम हो गया, ठीक है। अब बात कर ले, एक एक जिले याद रख लेना। सर्वाधिक और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले, तो वहां ओवरऑल तो मैंने उदयपुर बताया था, लेकिन यहाँ पर बांसवाड़ा आएगा परसेंट में पूछा जाए तो, और वहां पर सबसे कम बीकानेर बताया था, तो यहाँ पर भी बीकानेर है। देखो, डूंगरपुर एसटी में भी सेम था, इधर भी बीकानेर सेम है, बस ये जिले अलग हुए हैं। एक एक याद रखना, बाकी चीजें याद हो या ना हो। ये हो गया हमारा सेंसस, भारत की जनगणना से रिलेटेड, हमने सब कुछ पढ़ लिया। लिटरेसी रेट, लिंगानुपात, जनघनत्व, पॉपुलेशन, ठीक है, ये डेंसिटी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। राजस्थान का परिवहन व राज्यमार्ग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, हम जल्दी जल्दी सरसरी निगाहों से इसको देख लेते हैं। कि सड़क परिवहन, राजस्थान में वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई कितनी थी? 1949 की बात हो रही है, 1949 की 13,553 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 2024 तक कितनी हो गई है? 3,17,121 किलोमीटर हो गई है। बहुत मानी काफी बढ़ गई है, तो 3 लाख, पहले 13,553 थी, कब? 1949 में, लेकिन अभी 2024 का डेटा पूछ ले, मार्च 2024 का, तो 3,17,121 किलोमीटर हो गई है। याद रखना इस फैक्ट को, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.66 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर है। ये याद रखना राजस्थान वाला आपको, ठीक है। राज्य की कुल 3,01,811 किलोमीटर
सड़कों में से 1,79,250 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण, इसको छोड़ देना, आपको पॉइंट क्या याद रखना है, 1949 में इतनी थी, मार्च 2024 तक इतनी किलोमीटर लंबाई हो गई है। और इसका जनघन जो वर्ग किलोमीटर जो सड़कों का है वो का घनत्व है वो 92.66 किलोमीटर राजस्थान वाली का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 1% सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसको छोड़ो, राज्य की सड़कों में मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राज्य की सड़कों में 10,790 किलोमीटर है। ये याद रखना, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे NH 52 है, NH 52 है, जो 793 किलोमीटर है। आप तो इतना याद रख लेना कि 900 वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा है, ये पूछा जाता है, तो NH 52 है, NH 52। और सबसे छोटा NH 919, जिसका नया नाम NH 148 भी है। ठीक है, NH शायद ये अलग अलग है या फिर एक ही है, लेकिन NH 919 और NH 148 भी याद रखना है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है, जयपुर से बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं। जिला जिसमें कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है तो सलूम्बर जिला है जो नया बना है, इसमें कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। पहले ही उदयपुर में आता था आधा एरिया, तो पहले तो ये उदयपुर का हिस्सा था, लेकिन अलग बना है, तो इसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। पूर्णतः राज्य में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 है, पूरे राज्य से गुजर रहा है। ये याद रखना, नेशनल हाईवे बोलते हैं NH को। पूर्णतः राज्य में गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 156 है। राजस्थान का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 48 है। ठीक है, दिल्ली वाला। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर में है, सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर में 879 किलोमीटर तथा न्यूनतम लंबाई करौली में 58 किलोमीटर, ओनली 58 करौली में नेशनल हाईवे की। राज्य सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु सड़क विकास का मास्टर प्लान 1981 से 2001 तैयार किया गया था। मास्टर प्लान कब, 1981 से 2001 तैयार किया गया था, इसको याद रखना है आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राज्य में 1994 में सड़क नीति घोषित की गई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट, 1994 में 1994 में राजस्थान में सड़क नीति घोषित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट कि राजस्थान देश का ऐसा, यानी सड़क नीति करने वाला राजस्थान राज्य का देश का पहला राज्य था। सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, प्रथम राज्य। ओके, राज्य में 1979 में पहली बात है, सड़क नीति कब घोषित की गई थी, 1994 में की गई थी, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, राज्य में 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई, बहुत ही इंपोर्टेंट। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना 1979 में, इसका नाम परिवर्तित कर 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया। 2001 में इसका ही नाम राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1979 में, लेकिन अभी इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया। राज्य मार्ग कौन कौन से हैं, इसकी वो याद रखना। राजस्थान के राज्य राजमार्गों का संचालन, रखरखाव एवं विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। इसकी लंबाई 17,376 किलोमीटर, राज्य का सबसे लंबा राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे SH बने, जो 403 किलोमीटर लंबा है। कितना, 403 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय यानी राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे 34 भी है, जो 3 किलोमीटर है। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला नागौर है, जो 1562 किलोमीटर, और न्यूनतम लंबाई वाला सिरोही 126 किलोमीटर है। यहाँ पर ओनली राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला नागौर है, इसमें 32 स्टेट हाईवे है। याद रखना है सारे के सारे फैक्ट। राज्य में सड़कों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजना। ठीक है, सड़कों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और योजनाएं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी, 25 दिसंबर 2000 में आई थी, इतना याद रख लेना बस। और राज्य और केंद्र का इसमें जो भागीदारी है 60 और 40 है। 60 केंद्र की, सेंटर की होती है, और 40 इसकी होती है, किसकी, स्टेट की। ठीक है, ये याद रखना। और मुख्यमंत्री सड़क योजना ये 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई थी, इतना याद रखना। ग्रामीण गौरव पथ योजना कब आई थी, 2014-15 से प्रारंभ हुई थी, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण ग्रामीण गौरव पथ के रूप में ये कराया जाता था इस योजना के तहत। ठीक है, ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 से 2000 में। ठीक है, इसकी सहायता किसने दी थी, केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने, और एशियाई बैंक और JBTC जापान द्वारा। इस परियोजना के प्रथम चरण को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के फर्स्ट चरण को,
यह भारत के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 व 6 लेन हाईवे द्वारा जोड़ा जाता है। राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों से होकर निकलती है। भाई स्वर्णिम चतुर्भुज चतुर्भुज योजना जो हाईवे 4 नगरों महानगरों को जोड़ता है, उसको याद रख लेना कि राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजर रहा है ये। तो अलवर अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर पूछ लेता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें NH 48 मुख्य राजमार्ग हैं। इस योजना के द्वितीय चरण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, पूर्व पश्चिमी गलियारा यह परियोजना असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ती है। इसको याद रखना, पूर्व पश्चिम गलियारा किस किस राज्य की कौन कौन सी जगह को जोड़ता है? तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ती है। ये भी पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा एवं 12 जिले शामिल हैं, जिनको मुख्य NH 27 जोड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने के लिए यह परियोजना राजस्थान के धौलपुर से होकर निकलती है। इंपोर्टेंट, उत्तर दक्षिणी गलियारा कहां से होकर गुजरती है? राजस्थान में धौलपुर से। राज्य में NH 44 का हिस्सा है। NH 44 का हिस्सा है। पूर्व पश्चिमी गलियारा में कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा और 12 जिले शामिल है। इसमें NH 27 मुख्य, याद रखना इस चीज को, NH 27 को जोड़ता है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, इंपोर्टेंट, भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे 374 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। दिल्ली बड़ोदरा जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, उसका 374 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, राज्य में इस कार्य हेतु 13 पैकेजों में से 5 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 8 पैकेज पूर्ण कर लिए गए हैं। ठीक है, संगरिया, साचौर, संथालपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है इनमें से। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पढ़ते हैं इंपोर्टेंट, जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 373.63 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह राजस्थान के डीग, अलवर, राजस्थान, सवाईमाधोपुर, टोंक और बूंदी और कोटा जिलों से गुजरेगा। 8 लेन वाले इस एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है। ठीक है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ये तो बजट में घोषणा की गई थी। ठीक है, कौन कौन से 9 ग्रीन फील्ड वे, याद रखना इन सबको कि कौन कौन से किए जाने हैं। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, कोटपुतली, किशनगढ़, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटपुतली, ब्यावर, भरतपुर, जालौर, झालावाड़, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, फलौदी। ठीक है, जयपुर से फलौदी, श्रीगंगानगर से कोटपुतली, ये 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में। ठीक है, 24-25 की घोषणा है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आपसे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो कि हमारी बस चलती है, RSRTC, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना की गई। बहुत ही इंपोर्टेंट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को। RSRTC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका नाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, निगम। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है? जयपुर में। रेड कोर, इसकी स्थापना 2004 में राजस्थान सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग बे फाइनेंशियल सर्विसेज की 50-50% भागीदारी से हुई। ठीक है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में आई थी। इसकी अधिसूचना 21 अगस्त 2022 को जारी कर 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी की गई थी। क्वेश्चन आता है कि राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब आई थी? तो 2022 में आई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2022 को जारी कर दी गई थी। और आगे पूछ रहा है कि 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी इसको किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। निर्माण व रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करता है। अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा अगला चैप्टर, रेल परिवहन। रेल से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिशिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, वायु परिवहन के बाद, रेल परिवहन के बाद वायु परिवहन पढ़ेंगे। मुश्किल से 15 मिनट का ये चैप्टर और बचा है। ओके, राजपूताना में 1874 में पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ की गई थी। ठीक है,
राजपूताना में 1874 में ये की गई थी पहली रेल। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात दिल्ली से अलवर बांदीकुई तक रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले जो रेल है आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ की गई थी 1874 में। इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना, अगर पुराना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, दिल्ली से अलवर बांदीकुई तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ और भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी। ठीक है, राजस्थान में तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक आ गई थी, जिसको दिल्ली अलवर बांदीकुई कर दिया गया था 1874 में। लेकिन 1853 में भारत में पहली बार महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी 1853 में, और हमारे यहाँ 1874 में। याद रखना इस चीज को। राजस्थान में अगस्त 1879 में अजमेर में लोको कारखाना स्थापित किया गया, बहुत ही इंपोर्टेंट। 1879 में 1895 में पहला लोको इंजन बनकर तैयार हुआ। राजस्थान में मार्च 2022 तक रेल मार्गों की लंबाई 6040 किलोमीटर थी, जो मार्च 2023 तक 6100 किलोमीटर हो चुकी है, जो कि राज्य में भारत की कुल 68,584 किलोमीटर रेल मार्गों का 8.89% है। ओके, राज्य में एकमात्र नैरो गेज लाइन कहां पर है? धौलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1908 में हुआ। यह धौलपुर से बाड़ी होते हुए तांतपुर और सरमथुरा तक जाती है, और इसका बंदर संचालन मैंने ये देखा है। नैरो गेज में गया हुआ हूँ उधर की, एक बार इस लाइन की तरफ, मतलब मैंने देखा है कि नैरो गेज है, भारत राजस्थान की एकमात्र ये लाइन है। ठीक है, अभी लेकिन ये बंद है। हम छोटे से तो एक बार गए थे, तो उस टाइम ये ट्रेन चलती थी, लेकिन अभी फिलहाल में बंद है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये तीन तरीका की पटरी होती है। तो ब्रॉड गेज होती है, एक मीटर गेज होती है, एक नैरो गेज। नैरो गेज राजस्थान की एकमात्र थी धौलपुर में, वो बंद हो चुकी है। ठीक है, पटरियों के मध्य की लंबाई इसमें ब्रॉड गेज में कितनी होती है? 1.67 मीटर, और इसमें 1.06 मीटर, और इसमें नैरो गेज में 0.76, बिल्कुल छोटी सी चौड़ाई होती है पटरियों की। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है, एक तो जयपुर में, एक अजमेर में, एक बीकानेर में, एक जोधपुर में और कोटा में। पूछ सकता है कि राजस्थान में रेलवे मंडल कितने? टोटल 5 है, और वो कौन कौन से? अजमेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। इनमें शुरुआती 4 मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोटा रेलवे मंडल है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंतर्गत आता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, जिसकी स्थापना 14 जून 2002 को की गई थी। इंपोर्टेंट, राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व 17.82 किलोमीटर है। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग 2150 मीटर है, गंगापुर दौसा रेल मार्ग पर डीडवाना इंदावा के मध्य बनाई गई है। इस सुरंग से मैं भी एक बार गुजर के गया था ट्रेन से, तो काफी लंबी है, 2.2 किलोमीटर से ऊपर है, यानी 2150 मीटर है। थार एक्सप्रेस बाड़मेर के मुनाबाव स्टेशन से पाकिस्तान के खोखरापार के मध्य चलती है। ठीक है, खोखरापार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है, जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। याद रखना कि भारत की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड नागौर के बीच प्रारंभ की गई थी। पहली रेल बस सेवा। देश की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन कनकपुरा जयपुर से पीपाबाव पोर्ट गुजरात के बीच शुरू हुई गई, डबल डेकर। ठीक है, एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन जयपुर में है। ठीक है, गडरा रोड बाड़मेर में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में शहीद रेल कर्मियों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया। शहीद स्मारक कहाँ बनाया गया? गागरा रोड बाड़मेर में, जो 1965 में हमारे देश के जवान शहीद हुए थे भारत पाक युद्ध में, तो उन रेल कर्मियों की स्मृति में। ठीक है, याद में। उदयपुर में देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित है। देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष वहां पर स्थित है, उदयपुर में, जहां 1965 से पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। इंपोर्टेंट, पचपदरा में भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, पचपदरा में। ठीक है, भरतपुर में सिमगो बैगन फैक्ट्री वर्ष 1957 में स्थापित की गई, जिसे वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था, पुनः 2008 में चालू कर दिया गया था। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना 1885 में निर्मित एवं वर्तमान में कार्यरत भाप का इंजन है। राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग गंगापुर दौसा, ये हमने पढ़ लिया था। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, राजस्थान में अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर प्रारंभ की गई है। अजमेर जयपुर दिल्ली, अब ये बाया वहां तक जाती है, चंडीगढ़ तक। ठीक है, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, याद रखना इस पॉइंट को। अब बात कर लेते हैं जयपुर मेट्रो रेल सेवा। मेट्रो से भाई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है राजस्थान के अंदर, जो भी एग्जाम होती है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए अगर यहाँ से पूछा गया तो। याद रख लेना इस चीज को कि जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज, यानी कि प्रथम चरण में पहला चरण हो गया, फेज 1 हो गया, कि शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 2015 को हुई थी।
इसको एक एग्जाम में मैं गलत करके आ गया था, 2015-14 करके आ गया था, लेकिन आप याद रखना 3 जून 2015 को पढ़ के तो मैं गया था, बट ऐसा होता है ना एग्जाम में प्रेशर थोड़ा होता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही होता है, तो वो उस टाइम भूल जाते हैं। मैं 14 करके आ गया, कभी 14 पे टिक कर रहा, कभी 15 पे कर रहा, कभी 14 पे 15, लास्ट में 14 करके आ गया, वो गलत हो गया। जिसका संचालन मानसरोवर से चांदपुल तक 9.25 किलोमीटर हो रहा है, यानी हो चुका है ये, हो रहा है नहीं, हो चुका, मानसरोवर से चांदपुल तक। ठीक है। 23 सितंबर 2020 झांसी मेट्रो लिया उस टाइम, शायद ये पहली छप गई होगी वो, या पता नहीं क्या सीन है इसका। 23 सितंबर 2020 को जयपुर मेट्रो प्रथम चरण के फेज फर्स्ट बी की शुरुआत हुई, जो चांदपुल से बड़ी चौपट को जोड़ता है। यानी कि देखो, पहले चरण का जो फेज 1A है उसकी शुरुआत तो 3 जून 2015 को हुई, जो कि मानसरोवर से चांदपुल तक है, 9.25 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन 23 सितंबर 2020 को जयपुर मेट्रो प्रथम चरण के फेज फर्स्ट बी की शुरुआत हुई, जो चांदपुल से बड़ी चौपट को जोड़ता है, और ये बन के तैयार हो चुका है। जो जयपुर में रहते हैं उनको पता ही है। ठीक है। तो जयपुर में ये बन के रेडी हो गया, आप भी घूम सकते हो। जयपुर मेट्रो फेज 1C बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा, यानी कि इसका काम चल रहा है अभी। ओके। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड, अब वो तो फेज 1A 1B 1C हो गया, ये फेज सेकंड हो गया, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को अंबावाड़ी से जोड़ेगा। अभी ये प्रस्तावित है। ठीक है। 4602 करोड़ की अनुमानित लागत से इसकी 23.5 किलोमीटर लंबाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा सहायता है, यानी फाइनेंशियली ये सहायता कर रहा है। जयपुर मेट्रो का श्याम नगर स्टेशन 8 मार्च 2018 को महिला शक्ति स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया। यानी 8 मार्च 2018 को जयपुर में जो मेट्रो स्टेशन है, श्याम नगर स्टेशन, आपने देखा होगा आप अगर मेट्रो से गए होंगे तो। ठीक है। तो वहां महिला ही कर्मचारी अधिकतर है, इसलिए महिला शक्ति स्टेशन स्थापित कर दिया। यहाँ पर समस्त कार्य महिला कर्मियों द्वारा संपादित किए जाते हैं, यानी वहां पर महिला फीमेल फीमेल है श्याम नगर पे, कभी देखना आप आए। मैंने ये चीज फील की थी, मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं कभी वहां से निकला तो मैंने ये चीज देखी थी। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। बजट भाषण 2024-25 में जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक करने की DPR तैयार की घोषणा की गई है, यानी कि इसको काफी विस्तार मिलेगा आने वाले टाइम पे। मेट्रो विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक जोड़ेंगे इसको। अब पढ़ लेते हैं वायु परिवहन, ये छोटा सा है, इसको पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर में महाराजा उमेश सिंह, एक बार इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, वायु परिवहन पढ़ रहे हैं हम। राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर में महाराजा उमेश सिंह द्वारा 1929 में फ्लाइंग क्लब की शुरुआत की गई थी। कब की बात है? 1929 की फ्लाइंग क्लब। राजस्थान में वर्तमान में 10 हवाई अड्डे हैं। राजस्थान में 10 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 4 तो नागरिक और 6 सैन्य हैं, तथा 22 हवाई पट्टियां हैं, 18 राजकीय 4 निजी हैं। अब मैं बात कर लूं, राजस्थान में वर्तमान में 10 हवाई अड्डे हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें 4 तो नागरिक के लिए हैं, यानी कि लोग उड़ के इधर उधर जा सकते हैं फ्लाई करके, लेकिन 6 सैन्य वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम। सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, उत्तरतलाई, बाड़मेर और फलोदी भी वायुसेना द्वारा संचालित प्रमुख हवाई अड्डे हैं। भारत सरकार द्वारा 2017 से प्रारंभ उड़ान योजना के द्वारा क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर की निवेदिता राजस्थान की प्रथम महिला जो फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वायुसेना में शामिल हुई। जयपुर की निवेदिता है, वो राजस्थान की प्रथम महिला है जो फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वायुसेना में शामिल हुई थी। इसको याद रखना। नम्रता भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट है। निवेदिता और नम्रता भट्ट दोनों ही याद रखनी है आपको। आगे हम बढ़ते हैं सीधा, एक सेकंड। राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे याद रखना है इनको। हम 9 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। हमने 10 टोटल बताए थे, यहाँ पर हम 9 पढ़ने वाले। ओके। अब सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जयपुर का है, 2005 में बना था। दिसंबर 2005 को इसे राजस्थान का प्रथम व भारत का 14वां, देखो ये राजस्थान का पहला है, 2005 में बना था। अंतरराष्ट्रीय देश का 14वां, राजस्थान का तो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। अधिसूचना 2006 में जारी की गई थी। यह देश का 11वां सबसे व्यस्तम, यानी 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहने वाला है। महाराणा प्रताप ये हवाई अड्डा डबोक एयरपोर्ट में और उदयपुर में 2008 में बना था। ये घरेलू हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाने का प्रस्तावित है, यानी कि दिया जा सकता है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई फ्लाई कर सकते हैं लोग इंटरनेशनल। अभी इसमें ये घरेलू है, इंडिया में इधर उधर जाते हैं यहाँ से। और रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर,
भारतीय वायुसेना के अधीन है। यह नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त है। यानी कि हाँ, नागरिक भी जाते हैं, लोग भी, सिविल, और ये सेना के लिए भी है। ठीक है, यहाँ दोनों है। जैसलमेर हवाई अड्डा ये भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग में लिया जाता है, ये ओनली भारतीय वायुसेना। किशनगढ़ हवाई अड्डा ये एयरपोर्ट दिल्ली, अहमदाबाद, बेलगाम, इंदौर, हवाई हैदराबाद के लिए वायु सेवाएं देता है। ठीक है। और नाल हवाई अड्डा ये भारतीय वायुसेना का भूमिगत हवाई अड्डा है, यानी जमीन के अंदर सामान्य स्थिति में नागरिक सेवाओं हेतु भी प्रयुक्त होता है, सामान्य स्थिति में। ठीक है, ये बीकानेर में। इनके डिस्ट्रिक्ट तो याद रखनी है, और कुछ याद रखो, यानी कि डेट याद मत रखना, 2005 2001 तो याद रख लेना पहला वाला, बाकी डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। कोटा हवाई अड्डा कोटा में 1951 में राजपूताना एयरपोर्ट के नाम से शुरू हुआ, 1997 से बंद कर दिया गया, 2017 से पुणे जयपुर कोटा के बीच हवाई सेवा शुरू की गई है। ठीक है, 2017 से। अब पता नहीं कर दी या नहीं गई, मैं गया जब तो ये बंद थी। और सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर यह मुख्यतः वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग 21 हेतु संचालित किया जाता है। और कोट कासिम हवाई अड्डा अलवर डीएमआईसी के तहत यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना प्रस्तावित है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और एक चीज याद रखना कि निदेशालय नागरिक विमानन ये नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमान स्थापित किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2022 को ये इसका स्थापना की गई थी। नगर विमानन निगम कब किया गया? 2006 में। तो ये थे सारे के सारे फैक्ट, और हमने टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। लास्ट टाइम पर आप बैच परचेज करो या ना करो, टेस्ट सीरीज जरूर करना है। आप सभी समझ सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के आगे 200 रुपए इंपोर्टेंट है या फिर आपका सिलेक्शन इंपोर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लोगे तो अच्छे से आप आपकी अपनी तैयारी को मजबूती दे पाओगे। प्रैक्टिस ही लास्ट टाइम पे इंपोर्टेंट काम करती है। आप सभी को पता है कि आपका जो पार्ट 1 है 180 मार्क्स का है, आप सभी को इतना पता है। जो पार्ट 2 है वो 270 मार्क्स का है। 270 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 90। और इसमें कितने पूछे जाने हैं? 60 क्वेश्चन। तो यानी कि रेशो इसका ज्यादा है, नो डाउट, मैं मानता हूँ इसको ज्यादा है। लेकिन इसके 30 ही क्वेश्चन कम है ना, इसमें 30 ज्यादा है, इसमें 30 कम है 60 में से। लेकिन आपको एग्जाम में 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया लाना है। तो 40% का मतलब होता है कितना? 40% का मतलब होता है 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन इजीली यहाँ से नहीं ला पाओगे आप। अगर आप सब्जेक्ट के दम पर जा रहे हो तो वो गलत उम्मीद करके जा रहे हो। आपको पार्ट 1 टच करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन है उसमें से, मैं नहीं कहता कि आप 60 के 60 करो, 40-45 की तैयारी रखो। अगर लास्ट टाइम में अगर आपने पार्ट 1 उठाया है तो 30-35 की तैयारी रखो। ठीक है, 30-35 की तैयारी रखोगे तो मेरे को लग रहा है कि 30-35 में से आप इजीली 30-35 में से आप इजीली 20 से 25 कर पाओगे, और पार्ट 2 से निकाल लेना कुछ क्वेश्चन। और अगर आप पहले से कर रहे हो तो 40-45 की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो तो आप मुश्किल से 30-35 तो निकाल ही लोगे। तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। पेपर अगर इजी आ गया तो आपकी कट ऑफ 45 से 50% लग सकती है। अगर मॉडरेट आया तो आपकी 40% भी रह सकती है। और मॉडरेट टू हाई आ गया तो सीटें खाली रह सकती हैं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है आप सभी को पता ही है। जो आपका कंपटीशन है वो आप सभी को पता है कि कितना है, एकदम नॉर्मल है। यानी कि आपकी 1500 तो वैकेंसी है, और मुश्किल से कितने 7750 फॉर्म है। ठीक है, 7750 यानी 7750, और आपकी 1500 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हो कि आपका 5 सीट पर कंपटीशन मुश्किल से, इसमें सीरियस 2 से 3 है, ये लिखवा के ले लो। अगर मॉडरेट टू हार्ड आ गया, मॉडरेट टू हार्ड आ गया पेपर, तो मैं कह रहा हूँ खाली जाएंगी सीटें, ये लिखवा के ले लो। अगर मॉडरेट आया तो 40% पे काम हो जाएगा, अगर इससे कम लाओगे तो नहीं होगा, चाहे सीटें खाली भेजनी पड़े उनको। और अगर इजी आया तो 45-50 जा सकती है, ये कहना है मेरा। और बाकी आप होशियार है, सारी चीजें इंटेलिजेंट है, सारे के सारे आप तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। और हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया, वायु परिवहन पढ़ लिया, रेल मार्ग पढ़ लिया, राज्य मार्ग, नेशनल हाईवे, और हमने बहुउद्देशीय परियोजना भी पढ़ी है। बहुत सारे टॉपिक आज की छोटी सी तो नहीं कहेंगे, 1.5 घंटे की क्लास हो गई ऑलमोस्ट, इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन कवर करने हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, और लास्ट टाइम में रिवीजन भी करना होगा। या तो पीडीएफ से करो या दोबारा वीडियो देखो, वो आपकी अकॉर्डिंग है। वो आप क्या, अगर बैच ले रखा हो तो पीडीएफ मिल जाएगी, अगर नहीं ले रखा हो तो वीडियो 2 बार देख लेना, और यहाँ से 2 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इन टॉपिक से हमने सॉरी एक टॉपिक जनगणना वाला भी रह गया, जनगणना भी अच्छे से हमने कवर किया। देखो, एक बहुउद्देशीय परियोजना से आ सकता है एक क्वेश्चन, अगर वहां से नहीं आया तो जनगणना से तो आएगा ही आएगा। और एक ये मैंने पर्यटन परिवहन वगैरह ये पढ़ाए हैं,
रेल, वायु, ये हमारे स्थानीय राज्य सड़क, ये सब कुछ पढ़ा है, इनसे आ सकता है। तो हम 3 क्वेश्चन की आज तैयारी की है, तो 3 में से 3 नहीं पूछेगा तो 2 तो पूछेगा ही, ठीक है? 2 पूछेगा यहाँ से, क्योंकि राजस्थान के सबसे ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान के आने हैं, 6 से 7, तो उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन कल वाली वीडियो से पूछ सकता है और 1 से 2, 2 से 3 कल वाली से और 2 से 3 आज। तो 4 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का मामला यहाँ 2 वीडियो में सेट होता है। तो बाकी चीजें आप तैयारी करते रहें और हम लगातार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन होना है मैंने बता दिया। और ये वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, लाइक जरूर कर देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।